regarding the concept of stopping sight distance. बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जब हम लोग हाईवे पढ़ते हैं तो हाईवे में सबसे शुरुआत में जो हमको पढ़ना पड़ता है दैट इज रिलेटेड टू द ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ द हाईवे. ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है? बेसिकली हम क्लास 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं इन सब चीजों को कि भाई ज्योमेट्री मतलब होता है रिलेटेड टू द शेप एंड साइज. ज्योमेट्री का तो बेसिक मतलब यही पढ़ा हमने कि शेप एंड साइज मतलब होती है ज्योमेट्री. स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सभी आपके ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं. तो अगर हम हाईवे के कंटेक्स्ट में ज्योमेट्रिकल डिजाइन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे आप कहीं रोड पर खड़े हैं, आप किसी एक रोड पे जाके खड़े हो जाइए, आपको उस रोड में कौन कौन से फीचर्स दिख रहे हैं? उसकी विड्थ दिखेगी, कितने लेन की रोड है वो दिखेगा, रोड आपकी जो रोड का अलाइनमेंट है वो स्ट्रेट है या फिर कहीं पर मुड़ा हुआ है वो चीज दिखेगी. तो दीज आर थिंग्स कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन. तो अगर मैं ज्योमेट्रिक डिजाइन को डिफाइन करता हूं तो ज्योमेट्रिक डिजाइन का बेसिक डेफिनेशन होता है द डिजाइन ऑफ विजिबल फीचर्स ऑफ द रोड. रोड के जितने भी विजिबल फीचर्स हैं उन सभी विजिबल फीचर्स की डिजाइन को हम ज्योमेट्रिक डिजाइन का नाम देते थे. काफी सारी एक लंबी लिस्ट आपने वहां पर देखी होगी कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो हम इन दी टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टडी करते हैं. जैसे आपने पेवमेंट के सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स देखे होंगे, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स की बात की होगी, उसके अलावा फिर साइट डिस्टेंस की बात करते थे हम लोग. तो साइट डिस्टेंस में बेसिकली 5 तरीके की साइट डिस्टेंस हम लोग पढ़ते हैं. दैट इज द स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस, हेडलाइट साइट डिस्टेंस एंड साइट डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन. तो उसी में से मैंने एक छोटा सा टॉपिक यहां पर लिया हुआ है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस. अब ये स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस होता क्या है? इस स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस को पढ़ने से पहले लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साइट डिस्टेंस. भाई पहले साइट डिस्टेंस तो समझे, फिर उसके बाद हम समझेंगे द मीनिंग ऑफ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस. सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ साइट डिस्टेंस. तो एक सीधी सिंपल सी बात है, आप रोड पर खड़े हो जाइए. रोड पर खड़े होने के बाद आपको जितनी दूरी तक के ऑब्जेक्ट्स विजिबल हैं वो आपकी साइट डिस्टेंस है. भाई हालांकि रोड पे आप खड़े होकर नहीं देखेंगे, रोड पे तो आप गाड़ी चलाते हैं, लेकिन इन जनरल अगर साइड डिस्टेंस की बात की जाए तो साइड डिस्टेंस का बेसिक मतलब तो यही होता है कि आप जहां पर भी खड़े हैं वहां से आप कितनी दूरी तक की चीजों को क्लियरली देख पा रहे हैं, दैट इज योर साइड डिस्टेंस. तो उसी कंटेक्स्ट में 5 तरीके की साइड डिस्टेंस डिफाइन की गई हैं आपके हाईवे इंजीनियरिंग में, जिसमें से एक साइड डिस्टेंस आपकी होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को हम एसएसडी भी बोल सकते हैं शॉर्ट में अगर आपको लिखना हो. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का एक दूसरा नाम भी होता है दैट इज योर नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस. नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का दूसरा नाम कई किताबों में आपको नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस के रूप में भी ये दिखेगा. इसके अलावा तीसरा नाम भी होता है दैट इज योर एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस. एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस. ये 3 नामों से हम इसको जानते हैं, दैट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या फिर नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस या फिर होता है आपका एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस. ये तो बात हो गई इसका नाम क्या है, कितने अलग अलग नामों से जाना जाता है वगैरह वगैरह. सवाल उठता है कि हमको साइड डिस्टेंस का मतलब तो समझ में आ गया कि भाई हमारी विजिबिलिटी जितनी दूरी तक है, हम जितनी दूरी तक की चीजों को देख पा रहे हैं वही हमारी साइड डिस्टेंस होती है. लेकिन सवाल यह उठता है कि ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का क्या मतलब होगा, व्हाट एक्चुअली इज द कंसेप्ट बिहाइंड द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. तो चलिए जरा इसको हम लोग देखते हैं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का बेसिक मतलब क्या होता है. तो अगर आप इसको किताबों में देखेंगे, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको वहां पर लिखा होगा कि मैं डेफिनेशन लिखता हूं यहां पे कि दैट इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट इज अवेलेबल ऑन द रोड. It is the minimum distance that is available on the road such that a driver बोले तो आप सब जो भी वो इंसान जो गाड़ी को चला रहा है he is the driver. So the road such that a driver sitting at a specified height, sitting at a specified height and moving with a specified speed and
moving with a specified speed can safely stop the vehicle, without colliding with any obstruction. ऐसी कुछ डेफिनेशन आपको किताबों में देखने मिलेगी। हालांकि हमारा मेन जोर इस डेफिनेशन पे नहीं है। डेफिनेशन तो हर किताब में आपको ये मिल जाएगी कि भाई देखिए, इस डेफिनेशन को सबसे पहले तो हम डिकोड करें कि ये इतना बड़ा पूरे बोर्ड भर में जो लिखा हुआ है इसका बेसिक मतलब क्या है। सपोज करिए आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच के देखिए इस चीज को, क्योंकि हाईवे इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो भी बात पढ़ते हैं वो डे टू डे लाइफ में आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं खुद जब आप रोड पर गाड़ी चलाएंगे। तो एक सिंपल सी बात समझिए, आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी की सीट पर बैठे होंगे, और गाड़ी की सीट पर अगर आप बैठे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है आप रोड से एक पर्टिकुलर हाइट पर हैं, इसलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है स्पेसिफाइड हाइट। भाई आप रोड के लेवल से एक पर्टिकुलर हाइट पर बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने टर्म दिया है स्पेसिफाइड हाइट। आगे पढ़िए, आप गाड़ी पे बैठे हुए हैं, सीट पर बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चला रहे होंगे तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे गाड़ी चल रही होगी आपकी। जिस स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है उसको मैंने बोला है दैट इज योर स्पेसिफाइड स्पीड। तो एक पर्टिकुलर हाइट पर बैठकर एक पर्टिकुलर स्पीड से गाड़ी चलाने के बाद आपके सामने अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन से टकराए बिना आप अपनी गाड़ी को सेफली कितनी दूर पहले रोक सकते हैं, वही आपकी स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस कहलाती है। इतनी बड़ी जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसका सीधा सिंपल सा मतलब यह है, आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, एक हाइट पर बैठे हुए हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड से चला रहे हैं गाड़ी को, उस स्पीड पर चलाते हुए आपको अपनी गाड़ी रोकनी है, कब? सामने वाले ऑब्स्ट्रक्शन से टकराए बिना। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। मेरे ख्याल से इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। खैर, ये तो हो गया इसका थियोरेटिकल मतलब। अब इसको जरा हम प्रैक्टिकली सोच के देखें कि अगर हम एक सिनारियो देखें कि हम रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमको यूज करना होगा स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। भाई अल्टीमेटली हमसे कोई एग्जाम में डेफिनेशन तो नहीं पूछने वाला है, कन्वेंशनल में पूछ सकता है, लेकिन द मेन एम इज टू डिकोड दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को डिकोड करना और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना कि भैया ये स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस का मतलब तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन इस स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे की जाएगी। उसके लिए देखिएगा, एक मैं रियल टाइम एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, एंड लेट अस सी, एक आपके पास एक रोड सरफेस हम लोग यहां पर कंसीडर करते हैं। सपोज करिए ये आपका एक रोड सरफेस है, दिस इज योर रोड सरफेस, ठीक है भाई, ये आपका एक रोड सरफेस है। इस रोड पर आप गाड़ी चला रहे हैं, दिस इज अ रोड सरफेस, और अभी फिलहाल में मैं ये मान के चल रहा हूं कि रोड स्ट्रेट है, दैट मीन्स द अलाइनमेंट इज स्ट्रेट, और रोड पर किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रेडियंट नहीं है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट? सीधी सिंपल सी हिंदी भाषा में अगर मैं बात करूं तो ग्रेडियंट का सीधा मतलब तो भैया यही होता है, चढ़ाई या फिर ढलान। ग्रेडियंट का मतलब तो यही होता है। और अगर किताबों में देखेंगे तो ग्रेडियंट का मतलब आपको मिलेगा द रेट ऑफ राइज या फॉल। भाई यही तो बात है। तो अभी फिलहाल में मैं ये मान के चल रहा हूं मेरी रोड पर किसी भी प्रकार का कोई ग्रेडियंट नहीं है और मेरे रोड का अलाइनमेंट स्ट्रेट है। तो ये रोड दिख रही है भाई मेरे को, इस रोड पे चलिए एक गाड़ी बनाते हैं। सपोज करिए दिस इज योर व्हीकल, सपोज करिए दिस इज योर व्हीकल, ये आपकी एक ये सपोज करिए आपकी एक व्हीकल है। इस व्हीकल में ये आप बैठे हुए हैं एंड यू आर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड। इस रोड पर आप चल रहे हैं, आप एक व्हीकल पे चल रहे हैं, इट कैन बी अ टू व्हीलर, इट कैन बी अ फोर व्हीलर,
इस व्हीकल पे आप चल रहे हैं और आपकी वेलोसिटी अभी फिलहाल में v मीटर पर सेकेंड की है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो लोकेशन मैंने यहां पर स्पेसिफाई की हुई है, लेट अस से दैट दिस लोकेशन इज लोकेशन नंबर 1, ये आपकी लोकेशन नंबर 1 है। इस रोड पर आगे जाकर एक ये ऑब्स्ट्रक्शन है भैया, दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन विच इज सिचुएटेड ऑन दिस रोड, दिस इज योर ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये कुछ एक सिनारियो है कि आप एक रोड पर चले जा रहे हैं, इस रोड पर अभी फिलहाल में आप पोजीशन नंबर 1 पर हैं और आगे जाके इस रोड पर आपको ये ऑब्स्ट्रक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। दिस इज द सिंपल थिंग। लेकिन सवाल यह है अभी कि जब आप इस पोजीशन 1 पे थे, जब आप इस पोजीशन 1 पे थे, इस समय पर आपको यह ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई नहीं दे रहा था। दिस ऑब्स्ट्रक्शन वॉज नॉट विजिबल टू यू व्हेन यू आर एट पोजीशन नंबर 1। तो भाई अगर मुझे यह ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसके बारे में सोचूंगा क्यों? प्रैक्टिकल सी बात है, जब तक आपको सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई नहीं देगा तब तक आप उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो ठीक है भाई, हमने क्या किया फिर, हमारी गाड़ी आगे बढ़ी, हमारी गाड़ी आगे बढ़ी और हम यहां पर पहुंच चुके हैं पोजीशन नंबर 2 पर। दिस इज माय पोजीशन नंबर 2। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी भी मेरी गाड़ी की वेलोसिटी v है, मैंने मेरी गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं करी है। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल बहुत ही कम होता है कि आप रोड पर चलते समय एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अपनी गाड़ी चलाते हुए चल रहे हैं। लेकिन यहां पर हम एक आइडियल कंडीशन मान रहे हैं कि पोजीशन 1 से पोजीशन 2 के बीच में आपने अपनी गाड़ी की स्पीड को चेंज नहीं किया है। पोजीशन 1 पर आपको ऑब्स्ट्रक्शन विजिबल नहीं था, द ऑब्स्ट्रक्शन वॉज नॉट विजिबल टू यू व्हेन यू वेयर एट पोजीशन नंबर 1। ठीक है ना भाई? तो चलिए पोजीशन नंबर 1 पे मैं एक चीज ये लिख दे रहा हूं यहां पर कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है इज नॉट विजिबल, ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट विजिबल। तो भाई अगर ऑब्स्ट्रक्शन विजिबल नहीं है तो मैं उसके बारे में सोचूंगा ही नहीं। ठीक है, मेरी गाड़ी आगे बढ़ी, मैं पहुंचा पोजीशन नंबर 2 पर। पोजीशन नंबर 2 पर जैसे ही मैं पहुंचा मुझे ये ऑब्स्ट्रक्शन विजिबल होना चालू हो गया, ये ऑब्स्ट्रक्शन दिखना चालू हो गया मुझे। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन आप सामने देख रहे हैं, ये ऑब्स्ट्रक्शन आपको कब दिखना चालू हुआ? जब आप पोजीशन नंबर 2 पर पहुंचे थे। तो भाई यहां पर मैं लिख रहा हूं दी ऑब्स्ट्रक्शन बिकम्स विजिबल, ऑब्स्ट्रक्शन बिकम्स विजिबल। ऑब्स्ट्रक्शन आपको दिखना चालू हो गया है जब आप पोजीशन नंबर 2 पर पहुंचे हैं। क्लियर हो गई बात? अब क्योंकि आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिखा है तो भाई अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिखा है तो आप उसको रिएक्ट भी करोगे उस ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, आपका दिमाग काम करना चालू करेगा, आप कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, कुछ तो करोगे ना। ये सामने अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगा तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी आपकी तरफ से होगी। हालांकि ये एक्टिविटी पोजीशन नंबर 1 पे नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिख रहा था पोजीशन 1 पे। लेकिन जैसे ही मैं पोजीशन 2 पर पहुंचा मुझे ये ऑब्स्ट्रक्शन दिखना चालू हुआ और मेरे दिमाग ने काम करना चालू कर दिया। मेरा दिमाग उस चीज को समझेगा, उस सिचुएशन को समझेगा और मुझे कुछ ऑर्डर देगा। बट ऑब्वियसली बात है, ऑर्डर मतलब क्या होगा? ब्रेक लगाना। तो पोजीशन नंबर 2 पर यह ऑब्स्ट्रक्शन मुझे दिखा। जब यह ऑब्स्ट्रक्शन मुझे दिखेगा और जब तक मेरा दिमाग उस ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट कुछ ऑर्डर दे पाता तब तक मेरी गाड़ी भैया यहां पर आ चुकी थी। मेरी जो गाड़ी है वो यहां पर आ चुकी थी। बात प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो आपको वो ऑब्स्ट्रक्शन महसूस होगा ना, देखकर सुनकर किसी भी चीज से आपको ऑब्स्ट्रक्शन महसूस हुआ और जब तक आपका दिमाग आपको कुछ ऑर्डर दे पाता तब तक आप पोजीशन 1 पोजीशन 2 से पोजीशन 3 पर पहुंच चुके हैं। आप पोजीशन 3 पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो भाई यहां पर मुझे ऑब्स्ट्रक्शन दिखा था और मेरे दिमाग ने मुझे ऑर्डर दिया कि भैया ब्रेक लगा दो। तो जब तक मेरा दिमाग मुझे ऑर्डर दे पाता तब तक मैं पोजीशन 3 पर पहुंच चुका था और पोजीशन 3 पर मैंने मेरे दिमाग का कहा माना और मैंने ब्रेक लगा दिया। मैंने ब्रेक लगा दिया यहां पे। अब ब्रेक अगर आप लगाते हो अपनी गाड़ी में तो क्या गाड़ी जस्ट वहीं पर रुक जाएगी? आपने गाड़ी पे ब्रेक लगाया तो क्या गाड़ी एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर रुक जाएगी? नहीं। हां, गाड़ी के टायर का जो सर्कुलर मोशन हो रहा था, गाड़ी के टायर का जो रोटेशनल मोशन हो रहा था वो जरूर स्टॉप हो जाएगा।
लेकिन गाड़ी कुछ दूर तक घिसटते हुए आगे जाएगी, जिसको हम स्किडिंग कहते हैं। तो भाई यहां पर मैंने ब्रेक तो लगा दिया, लेकिन मेरी गाड़ी एग्जैक्टली यहां पर नहीं रुकेगी, मेरी गाड़ी तो रुकेगी एक नई पोजीशन पर, और उस पोजीशन को मैं बोल रहा हूं पोजीशन नंबर 4। दिस इज द पोजीशन वेयर द व्हीकल स्टॉप्स। दिस इज द पोजीशन वेयर माय व्हीकल स्टॉप्स। तो टोटल ये 4 पोजीशंस मैंने आपको यहां पर स्पेसिफाई की हुई है, और इन 4 पोजीशंस को देख के आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एक्चुअल सिनारियो क्या हो रहा होगा। पोजीशन 1 पर मुझे ये ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई नहीं दिया था, तो मैं मस्त अपनी स्पीड से चला जा रहा था। जैसे ही मैं पोजीशन 2 पर पहुंचा, मुझे ये सामने वाला ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई दिया, और जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई दिया, मेरा दिमाग मुझे कुछ ऑर्डर देगा। जब तक मेरा दिमाग मुझे कुछ ऑर्डर दे पाता, मैं पोजीशन 2 से पोजीशन 3 पर पहुंच चुका था। पोजीशन 3 पर मैंने मेरे दिमाग का कहा माना, क्योंकि दिमाग ने बोला था भैया ब्रेक लगा दो। मैंने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने के बाद मेरी गाड़ी एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर नहीं रुकेगी। हां, मेरे गाड़ी के टायर का सर्कुलर मोशन जो था वो जरूर स्टॉप हो सकता है, लेकिन मेरी गाड़ी थोड़ी दूर तक घिसटते हुए आगे जाएगी। टायर का मूवमेंट रुक चुका था, टायर का जो मूवमेंट था वो रुक चुका था। मेरी गाड़ी घिसटते हुए आगे जाएगी कुछ दूरी तक, और फाइनली पोजीशन नंबर 4 पर आके मेरी गाड़ी की स्पीड जो है दैट विल बिकम इक्वल टू 0। तो मैं इससे टकराने से पहले अपनी गाड़ी रोक चुका हूं, इस ऑब्स्ट्रक्शन से टकराने से पहले मैं मेरी गाड़ी को रोक चुका हूं। सो अगर अब मैं यहां से आपसे बात करूं कि व्हाट इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इस पूरी कहानी में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है क्या? सवाल तो यही है ना हमारा। अल्टीमेटली हमको समझना तो यही था कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है क्या यहां पर। तो भैया ये पोजीशन 1 तो मेरे काम की नहीं है। दिस पोजीशन 1 इज नॉट ऑफ एनी यूज, क्योंकि इस पोजीशन पर तो मुझे इस ऑब्स्ट्रक्शन को देख ही नहीं पा रहा था, तो इस पोजीशन को तो मुझे देखना ही नहीं है। मेरी एक्चुअल कहानी चालू हुई है पोजीशन 2 से, और कहानी खत्म हुई है पोजीशन 4 पे। पोजीशन 2 पर मुझे ऑब्स्ट्रक्शन दिखा था, पोजीशन 4 पर मैंने अपनी गाड़ी को रोक लिया था। तो पोजीशन 2 से पोजीशन 4 तक की जो डिस्टेंस है उसी को मैं कहता हूं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। सो द डिस्टेंस बिटवीन, अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि भैया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है क्या यहां पर, तो पोजीशन 2 से पोजीशन 4 तक की जो दूरी है उसी को मैं कहता हूं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। डायग्रामेटिकली मेरे ख्याल से अब समझ में आ चुका होगा कि व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एक्चुअल में है क्या। चलिए अब मुझे इस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, क्योंकि भाई सवाल में तो मुझे ये पूछा जाएगा ना कि इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। कोई आपसे ये डायग्राम थोड़ी पूछने वाला है वहां पर। एक्चुअल में आपसे पूछा जाएगा कि इस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो चलिए जरा देखते हैं इस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो सकती है, कैसे निकाला जाएगा द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो जरा देखें भैया ध्यान से, ये मेरा रोड सरफेस था, पोजीशन 1 मेरे काम की नहीं थी, तो मैं पोजीशन 2 से चीजों को देखना चालू करता हूं। लेट अस से ये मेरी पोजीशन 2 थी, सपोज करिए दिस वाज माय पोजीशन 2, जहां पर मुझे ऑब्स्ट्रक्शन दिखा था। इस पोजीशन पर पहुंचने पर मुझे ऑब्स्ट्रक्शन दिखा था। ऑब्स्ट्रक्शन कहां है भाई? ऑब्स्ट्रक्शन यहां पे कहीं है। दिस इज योर ऑब्स्ट्रक्शन, दिस इज योर ऑब्स्ट्रक्शन। पोजीशन 2 पर पहुंचने पे ऑब्स्ट्रक्शन दिखा था। पोजीशन 2 के बाद ये रही थी आपकी पोजीशन नंबर 3, जहां पर आपने ब्रेक लगाया था, आपने अपने दिमाग का कहा माना था, और इस पोजीशन पर आके, पोजीशन नंबर 3 पर आके आपने ब्रेक लगाया था, ब्रेक वेयर अप्लाइड, और फाइनली पोजीशन 3 पर आके, पोजीशन 4 पर आके आपने अपनी गाड़ी को रोक लिया था। द व्हीकल वॉज स्टॉप्ड इन पोजीशन नंबर 4। यह कहानी थी कुछ आपकी, और ये आपका ऑब्स्ट्रक्शन है। इस ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में भी मैं कुछ आपको स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में तो इसको मानिए कि ये ऑब्स्ट्रक्शन आपका है। तो ये कुछ कहानी रही मेरी। मैंने आपसे बोला कि भैया पोजीशन 2 से पोजीशन 4 तक की जो टोटल डिस्टेंस है, इसी को मैं कह रहा हूं दैट इज योर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस।
अब ये पूरा अगर आप पोजीशन 2 से पोजीशन 4 देखें तो इस पूरी डिस्टेंस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन 2 टू पोजीशन 3 एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन 3 टू पोजीशन 4। क्या होती है भाई ये पोजीशन 2 से पोजीशन 3 तक की जो डिस्टेंस मुझे दिख रही है इसको मैं कहूंगा दैट इज नोन एज लैग डिस्टेंस। दिस इज नोन एज लैग डिस्टेंस। क्या मतलब हुआ, आप डेफिनेशन खुद ही बता सकते हो। अब यहां पर अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो और कोई आपसे पूछे कि भैया मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस का मतलब क्या है, तो इस डायग्राम को देख के आप ऑटोमेटिकली बता सकते हो कि ऑब्स्ट्रक्शन के दिखने से ब्रेक लगाने तक का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वही तो लैग डिस्टेंस है। भाई पोजीशन 2 पर आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिखा, पोजीशन 3 पर आपने ब्रेक लगाया, तो ऑब्स्ट्रक्शन के दिखने से ब्रेक लगाने तक में जो दूरी आपने ट्रेवल करी है उसी को मैं लैग डिस्टेंस कह रहा हूं। एज सिंपल एज दैट। आगे कोई आपसे पूछे कि भाई मुझे ये बताइए पोजीशन 3 से पोजीशन 4 की डिस्टेंस को क्या कहोगे, तो पोजीशन 3 से पोजीशन 4 की डिस्टेंस को मैं कहता हूं दैट इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस, दैट इज नोन एज द ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो अब ब्रेकिंग डिस्टेंस का डेफिनेशन देखिए जरा, इस डायग्राम को देख के यू कैन इजीली डिफाइन द मीनिंग ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस। भैया ब्रेक लगाने से गाड़ी के रुकने तक की जो दूरी है दैट डिस्टेंस इज नोन एज ब्रेकिंग डिस्टेंस। सिंपल सी बात। ये अगर डायग्राम आपको क्लियर है तो लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस की डेफिनेशन आप बहुत आराम से बता सकते हैं। भाई लैग डिस्टेंस क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन के दिखने से ब्रेक लगाने तक का जो ड्यूरेशन है उसी को मैंने उस ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वही आपकी लैग डिस्टेंस। दूसरी चीज, ब्रेक लगाने से गाड़ी के रुकने तक की जो दूरी है उसी को मैंने कही है ब्रेकिंग डिस्टेंस, और इन्हीं दोनों के सम को मैं कह रहा हूं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या हुआ, अगर आप यहां पर मैथमेटिकली बोले तो दिस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस निकाल लो और ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब सवाल फिर से उठता है कि ये लैग डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए जरा अब देखते हैं हम लोग कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैग डिस्टेंस एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस। चलिए तो शुरुआत करते हैं जरा लैग डिस्टेंस से। लैग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाएगी एंड हाउ द वैल्यू ऑफ लैग डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड। लैग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो भैया जरा देखिएगा, लैग डिस्टेंस की कहानी थी पोजीशन 2 से पोजीशन 3 तक की। ये आपकी पोजीशन 2 थी और ये आपकी पोजीशन 3 थी, ठीक है। ये रही आपकी पोजीशन 2 जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आपको दिखा था, और ये रही आपकी पोजीशन 3 जहां पर आपने ब्रेक लगाया था। चलिए मैं बार बार लिखते जा रहा हूं इन सब चीजों को सो दैट ये कहानी आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाए। ऑब्स्ट्रक्शन सीन और यहां पे ब्रेक अप्लाइड, यही थी कहानी। और इसी दूरी को मैंने बोला था दैट इज योर लैग डिस्टेंस, दिस इज योर लैग डिस्टेंस, है ना भाई। इस पूरे एनालिसिस में मैंने अभी शुरुआत में भी आपको यह बताया था कि मैं बोल रहा हूं भाई कि यहां से यहां तक में मैं अपनी गाड़ी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला रहा हूं। हालांकि प्रैक्टिकली यह सही नहीं है भाई, जरूरी नहीं है कि आप पोजीशन 2 से पोजीशन 3 तक एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, प्रैक्टिकली यह सही नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं मुझे लैग डिस्टेंस निकालनी है तो मैं एक आइडियल कंडीशन अज्यूम कर रहा हूं कि बिटवीन पोजीशन 2 टू पोजीशन 3 द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इज कांस्टेंट, गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट थी। तो भाई देखिए लैग डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, पोजीशन 2 पर मुझे ऑब्स्ट्रक्शन दिखा था और पोजीशन 3 पर मैंने ब्रेक लगाया था। तो अल्टीमेटली क्या आप इससे समझ पा रहे हैं कि अल्टीमेटली इस पूरे दौरान में, इस पूरी कहानी के दौरान में जो टाइम स्पेंड किया होगा मैंने, उस टाइम को मैं क्या बोलूंगा। इस पोजीशन 2 से पोजीशन 3 तक आने में जो टाइम मुझे लगा, बहुत कम टाइम होगा, बहुत बड़ा टाइम नहीं है ये, जो भी टाइम लगा मुझे, इस टाइम को बोलते क्या है। सपोज करिए पोजीशन 2 से पोजीशन 3 आने में जो टाइम मुझे लग रहा है,
टाइम स्पेंट इज टी। जो टाइम मुझे लग रहा है पोजीशन 2 से पोजीशन 3 तक आने में, उस टाइम को मैं कह रहा हूं स्मॉल टी से, और यही स्मॉल टी जो है दैट इज नोन एज टोटल रिएक्शन टाइम। दिस टाइम टी इज नोन एज टोटल रिएक्शन टाइम। पढ़ा होगा आपने ये चीज। अब सवाल उठता है कि भैया ये टोटल रिएक्शन टाइम क्या है। ये तो समझ में आ रहा है कि भैया ऑब्स्ट्रक्शन के दिखने से ब्रेक लगाने तक में जो दूरी मैंने ट्रेवल करी है दैट इज लैग डिस्टेंस, और जितने टाइम में ट्रेवल करी है वो है टोटल रिएक्शन टाइम। लेकिन इस दौरान इस टाइम को मैं रिएक्शन टाइम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसी दौरान आपने रिएक्ट किया है सिचुएशन पे। सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन थी कि सामने आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिख चुका है। पोजीशन 2 पर ही तो दिखा था आपको ऑब्स्ट्रक्शन। जब आप पोजीशन 2 पर पहुंचे थे तभी तो ऑब्स्ट्रक्शन आपको दिखा था। तो भाई इस दौरान मैंने एक्चुअल रिएक्ट किया है सिचुएशन पे। रिएक्शन कैसे होगा जरा देखिएगा। जैसे ही आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिखा, कौन देखेगा? आपकी आंखें देखेंगी। आपकी आंखों ने सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन को देखा। जैसे ही आपकी आंखों ने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, वो आंखें, आपकी आंखें उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आपके दिमाग तक पहुंचाएंगी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। बहुत कम टाइम लगता है। मतलब ये जो बातें मैं बता रहा हूं ये विद इन 2 या 3 सेकेंड्स में पूरी कहानी हो जाती है। ये आपकी आंखों ने ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, आपकी आंखें उस इंफॉर्मेशन को दिमाग पे पहुंचाएंगी, क्योंकि जब तक वो बात दिमाग में नहीं पहुंचेगी तब तक आप उस सिचुएशन को समझोगे कैसे? प्रैक्टिकल बात है। एक 3 साल के बच्चे को गाड़ी का स्टीयरिंग पे बिठा दो, वो सामने ऑब्स्ट्रक्शन को देखता रहेगा, सामने वो ऑब्स्ट्रक्शन को देखेगा, लेकिन उसका दिमाग उस पर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सिचुएशन समझ में नहीं आएगी। सिचुएशन आपको समझ में आ रही है ना? तो आपकी आंखों ने देखा, वो इंफॉर्मेशन जो आपकी आंखों ने देखी थी वो दिमाग तक पहुंची। दिमाग में जब वो आपकी इंफॉर्मेशन पहुंची, उसके बाद क्या होगा? आप रिएक्शन देंगे उस पे। आपको हो सकता है डर लगे, हो सकता है गुस्सा आए, हो सकता है डर और गुस्से का एक मिक्स इमोशन आए, जो भी आए, एक कुछ इमोशन आएगा, और उसके बाद फाइनली आप अपने पैरों से ब्रेक दबाएंगे। ये पूरी कहानी विद इन 2 और 2.5 सेकेंड्स हो जाती है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कई बार कि ये सारी चीजें तो पैरेलल में हो रही थी, क्योंकि भाई 2 सेकेंड का टाइम बहुत बड़ा नहीं होता है। ये जितनी भी कहानी हुई है पोजीशन 2 से पोजीशन 3 के बीच में, ये कहानी 2 से 3 सेकेंड की बात होती है। तो 2 से 3 सेकेंड में आपकी आंखें उस ऑब्स्ट्रक्शन को देखेंगी भी, वो इंफॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचेगा भी, आपका दिमाग उस सिचुएशन पे रिएक्ट भी कर देगा, और फाइनली आपको ऑर्डर भी दे देगा कि भैया ब्रेक लगा लो, नहीं तो आगे दिक्कत हो सकती है। ये पूरी कहानी हुई 2 से 3 सेकेंड में, और उसी पूरे टाइम को मैं कहता हूं टोटल रिएक्शन टाइम। आईआरसी वाले कहते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस वाले कहते हैं कि जो टोटल रिएक्शन टाइम है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। प्रैक्टिकली ये वैल्यू चेंज हो सकती है, दिस वैल्यू कैन चेंज, लेकिन आईआरसी वालों ने जो गाइडलाइंस दी हुई है, आईआरसी वालों के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके हिसाब से द रिएक्शन टाइम इज 2.5 सेकेंड्स। तो भैया 2.5 सेकेंड में आप पोजीशन 2 से पोजीशन 3 पर पहुंचे हो। किस वेलोसिटी से पहुंचे हो? v वेलोसिटी से पहुंचे हो। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? लैग डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। क्लास 5वीं में मैथमेटिक्स में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला पढ़ते थे। 5वीं या 6वीं में कभी तो भी पढ़ते थे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हालांकि यह फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब आप एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो। तो चल रहे हैं हम कांस्टेंट स्पीड से। पोजीशन 2 से पोजीशन 3 के बीच में मेरी स्पीड कांस्टेंट है। कितनी स्पीड है? v। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, दैट इज योर लैग डिस्टेंस, अपॉन टाइम, दैट इज योर रिएक्शन टाइम। तो भैया लैग डिस्टेंस कितना आ गया आपका यहां पर? What is the meaning of, what will be the value of lag distance now? That will be equal to v into t। बताओ भाई, जो लैग डिस्टेंस आपको मिला that is equal to v into t। v is the velocity of the vehicle and t is your reaction time। तो जिस वेलोसिटी से गाड़ी चल रही थी
उसको रिएक्शन टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको ये लैग डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो ये मेरा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का पहला टर्म आ गया, दैट इज योर लैग डिस्टेंस। कितना आया वो? v इंटू टी के बराबर। याद रखिएगा एक चीज बस, इस फॉर्मूले में जो v है दैट इज इन मीटर पर सेकेंड और जो टाइम है दैट इज इन सेकेंड्स। जो वेलोसिटी आपकी है दैट इज इन मीटर पर सेकेंड और जो टाइम आपका है दैट इज इन सेकेंड्स। तो ये मेरा पहला काम हो गया, मेरे पास लैग डिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी है। अब सवाल उठता है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, क्योंकि भाई अल्टीमेटली मुझे तो चाहिए है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू, और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू के लिए मुझे लैग डिस्टेंस भी चाहिए था और ब्रेकिंग डिस्टेंस भी चाहिए था। लैग डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, इस टाइम को भी समझ लिया, और ये टाइम मुझे पता चला कि भैया ये इसको कहते हैं टोटल रिएक्शन टाइम। इस टोटल रिएक्शन टाइम के पीछे एक कहानी भी लिखी गई है किताबों में, दैट इज PIEV थियरी, जिसको कई स्टूडेंट्स पेव थियरी कहते हैं। दैट इज नॉट अ पेव थियरी, दैट इज PIEV। P इज द परसेप्शन, I इज द इंटेलेक्शन, E इज द इमोशन एंड V इज द वॉल्यूशन। खैर बात निकली है तो मैं वो भी बता देता हूं आपको कि ये जो टोटल रिएक्शन टाइम आपने कैलकुलेट किया था, जिसको आप बोल रहे थे दैट इज द टोटल रिएक्शन टाइम, इस टोटल रिएक्शन टाइम को कैलकुलेट कैसे किया जाए, इसके पीछे कुछ थियरी तो बनी होगी ना भाई, कि मन से बोल दिया 2.5 सेकेंड, कुछ ना कुछ तो एनालिसिस किया गया होगा ना। तो वो एनालिसिस किया गया है बाय यूजिंग PIEV थियरी। इस टोटल रिएक्शन टाइम को मैं 4 हिस्सों में तोड़ रहा हूं। PIEV, व्हाट इज P? P इज द परसेप्शन टाइम, I is the intellection time, E is the emotion time and V is the volition time। मतलब क्या है? जो कहानी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ना, वही है। आपकी आंखों ने उस ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, आपकी आंखें उस इंफॉर्मेशन को दिमाग तक पहुंचाएंगी। जितने टाइम में आपकी आंखें उस इंफॉर्मेशन को दिमाग तक पहुंचा रही हैं, वो परसेप्शन टाइम था। जब वो इंफॉर्मेशन दिमाग में पहुंच गई तो आपका दिमाग उस सिचुएशन को समझेगा। जितनी देर में आपका दिमाग उस सिचुएशन को समझेगा वही इंटेलेक्शन टाइम होता है। जब आपके दिमाग ने उस सिचुएशन को समझ लिया तभी तो मन में डर आएगा, गुस्सा आएगा, तभी तो आता है भाई। आपके दिमाग में या आपके मन में डर, गुस्सा, खुशी कब आती है? जब आप सामने वाली सिचुएशन को समझते हैं। अगर आपको सामने वाली सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है तो ना ही डर आएगा आपके मन में, ना ही गुस्सा आएगा, ना ही खुशी मिलेगी किसी चीज की। सो भाई आपकी आंखों ने जब इंफॉर्मेशन को देखा था, जब उस ऑब्स्ट्रक्शन को देखा था, आपकी आंखों ने उस इंफॉर्मेशन को दिमाग तक पहुंचाया। कितने टाइम में? परसेप्शन टाइम में। परसेप्ट किया, आपने चीजों को देखा। जब वो इंफॉर्मेशन दिमाग में पहुंची, आपके दिमाग ने उस सिचुएशन को समझा। कितने टाइम में? इंटेलेक्शन टाइम में। जब आपके दिमाग ने उस सिचुएशन को समझ लिया तो आपके मन में, आपके दिमाग में कुछ इमोशंस आए। उस इमोशन में कितना टाइम खर्चा किया आपने? E बराबर का। और उसके बाद फाइनली आपने ब्रेक लगाया। कितने टाइम में? V टाइम में। तो ये जो टोटल रिएक्शन टाइम हमने लिखा है ना, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू P प्लस I प्लस E प्लस V। ये होती है PIEV थियरी, किताबों में बहुत अच्छे से लिखी हुई है चीजें। ठीक है भाई। तो ये तो बात हो गई मेरी लैग डिस्टेंस के बारे में कि लैग डिस्टेंस क्या है, लैग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और फाइनली मेरे पास लैग डिस्टेंस की वैल्यू आ गई है V इंटू टी के बराबर। अब बात करते हैं अगले डिस्टेंस की, दैट इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस। बात करते हैं अगले डिस्टेंस की, दैट इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा भाई, जरा देखिएगा। So now let us talk about the concept of braking distance। ये ब्रेकिंग डिस्टेंस की कहानी क्या है? कौन सी कहानी थी ये ब्रेकिंग डिस्टेंस की? ब्रेक लगाने से गाड़ी के रुकने तक की दूरी, मतलब पोजीशन 3 से पोजीशन 4 तक की दूरी। चलिए भाई बना लेते हैं उसको। पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, सिर्फ बना रहा हूं पोजीशन 3 से पोजीशन 4 तक की दूरी को। ये थी मेरी पोजीशन 3 जहां पर मैंने ब्रेक लगा चुका था, और ये है मेरा पोजीशन 4
जहां पे मेरी गाड़ी फाइनली आके रुक चुकी थी। व्हीकल स्टॉप्ड, यही दूरी को तो मैंने बोला था ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो भाई ये निकाली कैसे जाए? भाई इस पोजीशन 3 तक तो मेरी गाड़ी v वेलोसिटी से चल रही थी ना, पोजीशन 3 तक मेरी गाड़ी v वेलोसिटी से थी। पोजीशन 4 पर मेरी गाड़ी की वेलोसिटी 0 हो चुकी है। पोजीशन 4 पर मेरी गाड़ी की वेलोसिटी 0 हो चुकी है क्योंकि मेरी गाड़ी फाइनली रुक गई है। ब्रेक कब लगाया मैंने? ब्रेक लगाया पोजीशन 3 पर। पोजीशन 3 से पोजीशन 4 तक मेरी गाड़ी स्किड करते हुए आगे बढ़ी है। टायर नहीं घूम रहा था, टायर रुक चुका है क्योंकि आपने ब्रेक लगा दिया था यहां पर, लेकिन टायर घूम नहीं रहा था। गाड़ी घिसटते हुए आगे बढ़ी और फाइनली पोजीशन 4 पर आके रुक चुकी है। इसी डिस्टेंस को मैंने कहा है ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेकिन सवाल उठता है कि ये ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाला कैसे जाएगा? हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस? तो भाई एक सिंपल सी बात समझिए, क्लास 6 में हम एनर्जी कंजर्वेशन का एक लॉ पढ़ते थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये सिर्फ इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना ही आप बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हां, आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह बात हमने बकायदा 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में साइंस में पढ़ी हुई है। तो जरा यहां पर भी वही काम करके देखें। पोजीशन 3 तक मेरी गाड़ी v वेलोसिटी से चल रही थी, मतलब पोजीशन 3 तक मेरी गाड़ी के पास एक काइनेटिक एनर्जी थी। कितनी थी भाई? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल अप टू पोजीशन 3 was half mv square. This was the kinetic energy of the vehicle. भाई व्हीकल का कुछ मास तो रहा होगा ना, उसमें आप अपने मास को भी इंक्लूड कर लेना। हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज द कंबाइंड मास ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल के अंदर में बैठे हुए लोगों का सबका मास m है टोटल। v इज द वेलोसिटी। यहां पर कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी? हाफ m 0 का स्क्वायर, दैट मींस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल विल बी 0। भाई गाड़ी रुक गई है ना, गाड़ी रुक गई है तो वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। यहां पर मेरी काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, यहां पर मेरी काइनेटिक एनर्जी आई है 0, मतलब एनर्जी में लॉस हुआ है। देयर इज अ लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। तो अब अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी। ये एनर्जी कहीं ना कहीं किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट जरूर हुई होगी। किस रूप में कन्वर्ट हुई होगी? किस रूप में कन्वर्ट हुई होगी? दैट इज द एनर्जी, द वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। ये वर्क डन में कन्वर्ट होगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, इतना ही लॉस वर्क डन में कन्वर्ट हुआ होगा जिसने आपकी गाड़ी को रोका है। और वो वर्क डन कौन करेगा? इस गाड़ी और इस रोड के बीच का फ्रिक्शन। इस गाड़ी और इस रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है, अब वो फ्रिक्शन आपकी गाड़ी को रोक रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। ये सिंपल सा कंसेप्ट लगा के वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस। जरा देखिए भाई, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो ब्रेकिंग डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, इस ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी? डिपेंड्स ऑन किस पे? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। काइनेटिक एनर्जी में जितना लॉस हुआ है, भाई वर्क डन भी तो एक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी में जितना लॉस हुआ है उतना ही वर्क डन किया गया है गाड़ी को रोकने के लिए। और वो वर्क डन किसने किया है? फ्रिक्शन ने किया है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना मिला भाई मुझे? व्हाट इज द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी? जरा देखें, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी मेरे पास मिला है हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। दिस इज द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। भाई पोजीशन 3 पर मेरी गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर थी, पोजीशन 4 पर मेरी गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी थी। विल बी इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन तो हम ऐसे ही पढ़ते थे ना भैया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन है यहां पर? फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है भैया? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। पढ़े हैं ये चीज?
फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़े हैं, क्लास 11वीं में फिजिक्स में भी पढ़े हैं, और कंटिन्यूअसली ये चीज पढ़ते आ रहे हो कि भैया फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो दूरी ट्रेवल की गई है दैट इज एल, और यही एल तो निकालना है मुझे, यही एल तो मेरी ब्रेकिंग डिस्टेंस है, तो ये एल निकल सकता है। लेकिन थोड़े से हम नोटेशंस में थोड़ा सा चेंज करेंगे यहां पर, जरा देखिएगा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की भाषा में इफ आई टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो इस म्यू को हम एफ से डिनोट करते हैं, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। दो तरीके के फ्रिक्शन की बात की जाएगी हाईवे इंजीनियरिंग में, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। रोड की लंबाई के अलोंग जो फ्रिक्शन है वो लॉन्गिट्यूडनल, रोड की विड्थ के अलोंग जो फ्रिक्शन है दैट इज लेटरल फ्रिक्शन। तो यहां पर तो गाड़ी रोड की लेंथ के अलोंग चल रही होगी ना भैया, ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी रोड की लेंथ के अलोंग आगे बढ़ेगी, तो कौन सा फ्रिक्शन कंसीडर करोगे? लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। तो म्यू की जगह पे इसको एफ लिखा जाता है। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा भाई? ये गाड़ी थी आपकी, ये नॉर्मल रिएक्शन आता है एंड दिस इज द वेट, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द व्हीकल। द नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू द वेट। भाई फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो वर्टिकल डायरेक्शन में गाड़ी थोड़ी मूव कर रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो गाड़ी का कोई मूवमेंट नहीं है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो गाड़ी आपकी इक्विलिब्रियम में है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द व्हीकल। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट। तो मेरी कहानी ये बन गई कुछ, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू म्यू की जगह मैंने लिखा एफ, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना? वेट के बराबर इनटू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने? एल के बराबर। खत्म कहानी। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू एल, तो एल कम्स आउट टू बी, या चलिए थोड़ा सा चेंज कर दें इसमें, और हाफ एम को क्या लिख सकते हो भाई? एम को तो एम ही रहने दो, एफ डब्ल्यू को मैंने लिख दिया एम जी इंटू एल। एम से एम आपका कैंसल, तो बचा आपके पास क्या? हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू जी इंटू एल। तो यहां से एल निकाल सकते हैं ना अब हम। एल कितना हो जाएगा भाई? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी इंटू एफ। ये आ गया आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस हम निकाल चुके थे, ब्रेकिंग डिस्टेंस हमने निकाल लिया है, दोनों को जोड़ दीजिए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ गया। दिस इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये आ गया आपके पास ब्रेकिंग डिस्टेंस। सो भाई फाइनली आई कैन से दैट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जिसको मैं कह रहा था, दैट इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये दोनों वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। तो फाइनली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस कितना निकला था भैया? वीटी प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना निकला है? वी स्क्वायर बाय 2जी एफ। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। याद रखने वाली बस एक चीज कि वेलोसिटी इसमें मीटर पर सेकेंड में चलेगी, टाइम जो आपका है दैट विल बी इन सेकेंड, और जो एफ आप देख रहे हो यहां पर, ये कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है, क्योंकि ब्रेक जब लगाओगे तो गाड़ी का मूवमेंट तो रोड की लेंथ के अलोंग होगा, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की बात होती है। हाँ, आईआरसी वाले कहते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है, उसकी वैल्यू 0.35 से 0.4 के बीच में बोली जाती है। किसकी? लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की। दिस इज द वैल्यू गिवन बाय आईआरसी। आईआरसी वालों के हिसाब से है ये बात। तो मेरे पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू आ गई है वीटी प्लस वी स्क्वायर बाय 2gf, जहां पे वीटी इज द लैग डिस्टेंस एंड वी स्क्वायर बाय 2gf इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेकिन एक और चीज, फॉर्मूला तो हम याद कर लेंगे, इसका न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे,
लेकिन इस पूरी कहानी में एक और एजम्पशन था जो जनरली हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं। क्या है वो? क्या एजम्पशन है वो जो बाय डिफॉल्ट माना ही जाता है? वो एजम्पशन ये है कि द ब्रेक एफिशिएंसी इज 100%। जिस भी गाड़ी में आप स्ट्रगल कर रहे हो उस गाड़ी की ब्रेक एफिशिएंसी 100% है। अब सवाल यह कि भाई ब्रेक एफिशिएंसी का मतलब क्या है? तो ब्रेक एफिशिएंसी फिलहाल में समझने के लिए यह समझिए, जैसे आपने ब्रेक लगाया, अगर आपकी गाड़ी के टायर का जो सर्कुलर मोशन था वो सर्कुलर मोशन ब्रेक लगाते से ही खत्म हो जाए, जैसे ही आपने ब्रेक लगाया गाड़ी के टायर का सर्कुलर मोशन, गाड़ी के मोशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गाड़ी के टायर का जो सर्कुलर मोशन था अगर वो तुरंत स्टॉप हो जाए जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, तो मैं मानता हूं कि मेरे गाड़ी का ब्रेक एफिशिएंसी 100% है। गाड़ी जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, गाड़ी की सर्विसिंग का समय जब आता जाता है, तो जनरली ऐसा होता है ना कि ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी बहुत दूर तक चलती हुई जा रही है। होता है ऐसा कई बार, क्योंकि गाड़ी का जो टायर का जो सर्कुलर मोशन था वो तुरंत स्टॉप नहीं होता है। सर्विसिंग वाला बोलता है ना भैया ब्रेक शू बदलवा लो। ब्रेक शू से क्या हो रहा है, जो ब्रेक शू थे वो जो टायर को रोकने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं रोक पा रहे हैं, तो गाड़ी का टायर ब्रेक लगने के बाद भी घूमता रहता है। उस समय पर ब्रेक एफिशिएंसी 100 से कम हो जाती है। लेकिन 100% ब्रेक एफिशिएंसी का सीधा मतलब है कि आपने ब्रेक लगाया, आपकी गाड़ी के टायर का सर्कुलर मोशन तुरंत 0 हो जाएगा। हालांकि आपकी गाड़ी कुछ दूर तक आगे जरूर जाएगी, बाय दी स्किडिंग, थ्रू स्किडिंग वो आगे बढ़ेगी, लेकिन टायर का जो सर्कुलर मोशन था वो खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। लेकिन यहां पर एक और चीज है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब आपकी रोड पर ग्रेडियंट नहीं है। ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि इस पूरे एनालिसिस में अभी फिलहाल में हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी रोड पर किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रेडियंट नहीं था। So if no gradient is present on the road, then the stopping side distance that will be calculated in meter will be equal to Vt plus V square by 2GF. So this is all about the concept of stopping side distance. एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है। गेट में अगर आप देखेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर आप देखेंगे, तो इस टॉपिक में से फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं। कई बार डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन होता है एक एक नंबर में, कई बार आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसमें से। तो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, वो इन द ड्यू कोर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। थैंक यू।